हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है री एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुका है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। हम पहले ही आपको बताते आ रहे थे कि मतलब अगस्त माह के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है और जुलाई माह के लास्ट सप्ताह में हमें इसके डेट की जानकारी मिल सकती है। ये बात हम पहले से ही आपको बता रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस पर गौर नहीं किया था। तो चलिए कोई नहीं, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अब डेट तो फाइनल हो चुकी है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो रही बात तैयारी की, तो डियर लर्नर एकेडमी पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है और भी मतलब डेली 150 क्वेश्चंस डेली अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाकर लाए जाएंगे, पूरे एकदम एग्ज़ाम के बेस पर। जैसा एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, उस आधार पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और डेली आपसे आपको शाम को मतलब प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप इस पर बने रहना मत भूलिएगा। हमारी पूरी टीम जो है आपके लिए मतलब डेली प्रैक्टिस सेट बनाकर लाएगी। तो अभी तो हम महाभारत सीरीज को ही ख़त्म करने वाले हैं। हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट बचा था, हिंदी का, रीजनिंग का और मैथ का, ये दोनों प्रैक्टिस सेट जो है एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वे सब हम मतलब इस चैनल पर कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, उसके सॉल्यूशन को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस महाभारत सीरीज में दिए गए हैं वह सब हम उस सब का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा दो टॉपिक मतलब दो चैप्टर्स का और सॉल्यूशन हम करेंगे। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, इसको देखते हुए हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो है आपकी मराठी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी, उड़िया, गुजराती ये जो है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। अगली भाषा की बात करें, अगले प्रश्न की, तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो है निम्नलिखित में से किस हिंदी की बोली है। हमको बताना है कि छत्तीसगढ़ी बोली जो है किस हिंदी के अंतर्गत आती है। आप सभी को पता होगा कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये तो इसका सही जवाब जो होगा आपका पूर्वी हिंदी होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक था जो हमने अपने वीडियो में बनाकर दिया हुआ है। उसमें क्या था कि कब कब है, ठीक। तो उसमें जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा, बघेली। बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। एक तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। हमको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, या प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। इसमें से जो ऑप्शन ए है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये बिल्कुल सही जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस बोली का संदर्भ बिहारी हिंदी से है। अगर बिहारी हिंदी की बात करें, बिहारी हिंदी से नहीं है, इसमें बताना है मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये जो तीनों बोलियां हैं ये बिहारी हिंदी से संबंधित है, लेकिन अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मतलब अवधी बोली का संबंध जो है बिहारी हिंदी से नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना हुई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1956 में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1956 में जो है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो जो हिंदी की प्रसिद्ध बोली ब्रजभाषा है वह काव्य भाषा,
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, काव्य भाषा के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? हमने सभी वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश के अंतर से हुई है? तो ये है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी निम्नलिखित में से किस भारतीय परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है आपकी भारोपीय भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भारोपीय भाषा परिवार की। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लें तो देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ब्राह्मी लिपि। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, नागपुर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वर्ष 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ? तो ये 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वह मॉरिशस में आयोजित हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, मॉरिशस। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देवनागरी लिपि के विकास का सही अनुक्रम क्या है? हमको बताना है कि देवनागरी लिपि के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये जो है देवनागरी लिपि का सही अनुक्रम है। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है और लगातार पूछा भी जाता है और सभी लोग इसको भी गलत करके आते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब इन दोनों में अंतर है, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें बताना है हमें कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो आपका जो मगही है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तो भोजपुरी के बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो अवधी बोली जो है वह आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अर्धमागधी अपभ्रंश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? हमको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात लिखी गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ये बताना है। तो ये आपका अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 343। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हमको बताना है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन डी में दिया गया है सौरसेनी अपभ्रंश, ये एकदम सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? बताना है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप आपको बताना है कि क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलने वाली बोली कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन सी बघेली। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बघेली। अगले प्रश्न की बात करें तो इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? ये हमको बताना है कि किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। तो असम राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। ठीक, वहाँ की असमिया है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्यारे साथियों, हमें बहुत ही कम टाइम मिला है, ठीक है। ये अब 1 महीने का समय, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो इसमें हमें हर टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में रिवीजन करना है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम यहाँ पर महाभारत सीरीज का हर एक चैप्टर्स कवर कराने वाले हैं, कवर करा चुके हैं, आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गए हैं, जैसे हिंदी का टॉपिक रह गया है, रीजनिंग का और मैथ का। ये भी हम 1 हफ्ते के अंदर कवर करा देंगे। उसके बाद अभी आज की डेट से आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक। 150 क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एकदम एग्जाम बेस पर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी कवर कराएंगे, और अपने से जो बना कर लाए हैं क्वेश्चंस जो अदर बुक में दिए गए हैं उन सबको भी कवर कराएंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूट नहीं रह पाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। हमको बताना है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, ये बात हमको बतानी है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका राजभाषा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, राजभाषा। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप राजभाषा है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो भाषा की विशेषताओं में शामिल है। भाषा की विशेषताओं में क्या शामिल है, हमको ये बताना है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, ये बात शामिल है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो शायद इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली जो भाषा है हिंदी के अतिरिक्त वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। तो प्यारे साथियों, हिंदी भाषा का विकास में जितने भी क्वेश्चंस महाभारत सीरीज में दिए गए हैं वो सब हम इस टॉपिक में कवर करा चुके हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बचेंगे वो भी हम करवा देंगे, लेकिन पहले हम महाभारत सीरीज खत्म कर लें, ताकि आपको एक बेस कंफर्म हो जाए। और रही बात कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ से इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वर्णमाला से क्वेश्चंस जो बने हैं उनको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, नाक और मुंह, ठीक। अगला प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ट वर्ग KTM मूर्धा से है, ठीक। कंठ वर्ग मतलब क वर्ग जो है कंठ से, त वर्ग तालव्य से, और जो है ट वर्ग मूर्धा से। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई इसमें से शब्द है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, शब्द। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस है आपको थोड़ा सा इसका क्वालिटी कम है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। हमको बताना है कि इसमें से भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका जो सही अनुक्रम है ऑप्शन डी, ध्वनि पहले आएगी, फिर शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। हमको बताना है कि पश्च स्वर इनमें से कौन सा है, ये बात बतानी है। तो आ जो है ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। अब स्वरों की बात करें तो इसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। इस समय हमें विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारे पास इतना टाइम बचा है कि हम आपको विस्तार से सब बातें बता सकें। तो इस समय हम केवल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और रही बात विस्तार की, तो आप जाइए और वर्णमाला से संबंधित जो वीडियो पड़ी हुई है उसको देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। इसमें बताना है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन सी ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण है। हमको बताना है कि कौन सा एक महाप्राण वर्ण है। तो ऑप्शन डी जो है यानी स जो है महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। तो ये संयुक्त वर्ण है, छ त्र ज्ञ स्र। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण य र ल व। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, य र ल व जो अंतस्थ वर्ण है। स ख स उष्म व्यंजन है। अंगयणानामा जो है ये अनुनासिक है, और क ख ग घ ये कंठ वर्ण है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अर्धस्वर है, हमें बताना है कि इसमें से अर्धस्वर कौन सा है। यह वह जो है आपके अर्धस्वर होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। स मूर्धन्य से होता है, नहीं। च कंठ से होता है, नहीं। च तो तालव्य से होता है। स जो है ये उष्म व्यंजन है, लेकिन स जो है दंत व्यंजन है, ठीक। छोटा स जो है दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। 11 नंबर क्वेश्चंस का
ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक, ये तालव्य स है, बड़ा सा जो है तालव्य होता है और छोटा सा जो है दंत होता है। चलिए अगले खटकोड़ वाला सा मूर्धा होता है। च जो है आपका ये तालव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं उस वर्ड को क्या कहते हैं? दंत, मतलब दंत वर्ड कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दंत वर्ड। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि बड़ा सा मतलब स का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका तालव्य है, हमने पहले बताया था कि अतालु। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर ल निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो है आपकी पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पार्श्विक ध्वनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो ट वर्ग जो है मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भाषा आरंभ किससे होता है? तो जो भाषा आरंभ है वह ध्वनि से होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ध्वनि। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? हमको बताना है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये है आपका नासिक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उष्म वर्ण है। उष्म वर्ण स ख स ह, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, च छ ज स्पर्श व्यंजन है, ट ठ ड ये जो है मूर्धा है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन है? हमको बताना है कि निम्न इसमें से सघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं? सघोष ध्वनियाँ वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड होता है। ठीक, अघोष वर्ग का पहला, दूसरा। तो त थ द ध ये जो है आपकी सघोष ध्वनियाँ है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। हमको बताना है कि इसमें से स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? छ त्र ज्ञ ये जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक, संयुक्त वर्ड है। उसके बाद य र ल व अंतस्थ है, स ख स उसमें है, त थ द ध ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, त थ द ध। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, वर्ड है। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख ग घ अंग ये कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है। ठीक, तालु है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक, छ त्र ज्ञ स्र ये जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आपका मूर्धन्य स है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन च छ ज झ ये आपके तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न स्पर्श व्यंजन प फ प भ म ये आपका है होस्ट व्यंजन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? मतलब किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा? तो वो है आपका प्लुत स्वर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न दिया गया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में भी अधिक समय लगता है? हमको बताना है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये है आपका प्लुत स्वर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? 27 नंबर क्वेश्चन को बताना है कि दंत ध्वनि कौन सी है। तो ल जो है आपका दंत ध्वनि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है क्या, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो य र ल व जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है, स ख स उसमें के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किन्हीं हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? मतलब जो छछत्री है उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका क्रम जो है क के बाद आता है। जब इसको आप जोड़ेंगे, मतलब किन दो शब्दों के योग से बना है, क और स से मिलकर बना है, तो क के बाद आप कह सकते हैं कि छ का क्रम आता है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन किस में नहीं है हमको ये बताना है। तो मात्र में है,
मूर्धा में है, क्रम में है, लेकिन मातृभूमि में नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात कर लें तो ई च छ ज झ ञ आदि उच्चारण किससे होता है? तो ये तालव्य से होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, तालव्य। ई एस, ठीक, ई एस ये जो है आपका य और स भी तालव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है इसमें अनुनासिकता है, ये बात हमको बतानी है। 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। इसमें यहाँ पर होगा कैंटिला दिया है, लेकिन यहाँ पर होगा कंटीला। चंद्रबिंदु होगा, एक मिनट, यहाँ पर आपको चंद्रबिंदु देखने को मिल सकता है, ठीक। कंटीला में जो है अनुनासिकता देखने को मिलती है, ठीक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालव्य से बोले जाने वाले वर्ड को हमको बताना है कि कंठ तालव्य से कौन से वर्ड बोले जाते हैं। तो ऐ शब्द जो है वह आपका कंठ तालव्य है। अगले प्रश्न की बात कर ले तो निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो स ख स ह। ऑप्शन ए में ह दिया गया है। स ख स ह जो है संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? हमको बताना है कि अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है? तो पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पंचम वर्ण का कार्य अनुस्वार करता है। अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा है? इसमें से बताना है कि इसमें से प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। प्लुत स्वर का जो एक चिन्ह होता है जैसे ऐसे दिया रहता है, उसमें ये जिसमें भी आता है वो प्लुत स्वर होता है। जैसे ओम में देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, वह एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य शब्द को हमको बताना है, यानी कंठ तालव्य वर्ड को बताना है। तो ये आपका है ए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए जो है कंठ तालव्य वर्ड है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये सब स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर वर्ण तालिका के अनुसार स्वर होते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का अग्र आवृत्ताकार संयुक्त स्वर ध्वनि कौन सी है? तो ये है आपकी ए, अग्र ध्वनि है, आवृत्ताकार है और संयुक्त स्वर, ठीक, ये ए है। एक मिनट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ए, ठीक। चलिए इसी क्रम में हम अपने कुछ अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्नों में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? तालु से होता है। हमको बताना है कि इसमें से तालव्य वर्ण कौन सा है? तो छ जो है च छ ज झ ये तालव्य वर्ण होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? हमको बताना है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद पिछली बार भी इसको हमने कवर कराया था। तो क ख ग घ ङ जो है कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर इ व्यंजन होता है, तो ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, च छ ज झ इ। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्नों को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स जो है दंत वर्ण है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये भी रिपीटेड है, ठीक, शुद्ध है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, युग्मक ध्वनि। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि बड़ा सा जो है तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो दृष्टि जो है, किया, वर्षा, रिपु में नहीं हुआ है, लेकिन दृष्टि, ऑप्शन डी जो आप ये एकदम सही जवाब है, दृष्टि में री का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो संयुक्ताक्षर कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है, संयुक्ताक्षर। चलिए अपने अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी हमने आपको बताया था कि जिस व्यंजन में हलंत लगा रहता है वह स्वर रहित होता है, मतलब स्वर सहित नहीं होता, स्वर रहित होता है। तो हलंत जो है बताता है कि यह व्यंजन जो है स्वर रहित है, ठीक।
अब इसमें वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जामपुर के महाभारत सीरीज में लॉन्च किए गए थे वो भी हमने कवर कर लिया। अगली टॉपिक है हमारी वर्तनी। वर्तनी के प्रश्नों को देखते हैं कि हमारे वर्तनी के प्रश्न में किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तनी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उन सब के सॉल्यूशन के बारे में, मतलब जितने भी क्वेश्चंस वर्तनी संबंधित दिए गए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम इसमें कर लेते हैं। ये लगभग आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें भी हम 3 से 4 टॉपिकों को कवर कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम 3 से 4 दिन में हिंदी को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद बच रहा है आपका रीजनिंग और मैथ, उसको भी हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से सही वर्तनी का चयन करना है कि सही वर्तनी कौन सी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना, वो एकदम सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। तो अभ्यर्थना, ऑप्शन सी में दिया गया है अभ्यर्थना, ये एकदम सही जवाब है, ऑप्शन सी, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हमको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ज्योत्सना सही है, विश्लेषण सही है, प्रदर्शनी सही है, अनाधिकार एकदम गलत है, यानी इसमें होगा अनधिकार, अना नहीं अनधिकार, यानी इसका होगा आपका अनधिकार, ठीक। आप समझ जाइएगा, ये इसका सही जवाब होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी की वर्तनी जो है अशुद्ध है, ठीक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की, इसमें रेखांकित जो शब्द है उसको हमको सही जवाब देना है। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चंस का जो है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा, म रहेगा, छोटी की मात्रा, आधानत्र मंडल, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। इसमें रेखांकित पद को जो है हमको सही करना है, ठीक है। तो बुढ़ापा किसका जो दौर्बल्य लिखा गया है, क्या यह सही है? नहीं, ये तो एकदम गलत है। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा दौर्बल्य, ये एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन सी, ठीक। ऑप्शन सी इसका बुढ़ापा दौर्बल्य का प्रतीक है, सूचक है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो अजस्र का सही जो रूप है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। अगला प्रश्न है स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो स्वातंत्र्य है वह कैसे लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा स्वातंत्र्य, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, स्वातंत्र्य संग्राम, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है, ठीक। ये अन्यान्याश्रित जो है हमको इसको सही बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी अन्योन्याश्रित, ठीक, ये एकदम सही जवाब है। चलिए अन्योन्याश्रित कैसे लिखा जाएगा, अन्योन्याश्रित ये सही रूप है, ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमें अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन डी जो है जिजीविषा, ये एकदम शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को हमको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर जो है डी, उच्छृंखल, उच्छृंखल जो है ऑप्शन ये एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 प्रकार से लिखी गई है, उनमें से सही का चयन कीजिए। हमको इसमें से एक सही का चयन करना है। 11 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रहित, ये एकदम सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है। हमको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 12 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर जो ए है प्रज्वलित, ठीक, ये अशुद्ध वर्तनी वाला है, ठीक। समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल नहीं, ये तो शुद्ध वर्तनी का है। बाकी इसमें हमें लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया है। क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। इसमें हमको बताना है कि शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो ऑप्शन बी वंदना, ये जो है शब्द का शुद्ध रूप है, ठीक।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का है। हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। ये चलिए इस ऑप्शंस में दिए गए परलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो इसमें से आशीर्वाद जो है, इसमें से हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है। परलौकिक भी सही है, दुर्धर्ष भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, निश्चेष्ट जो है ये गलत है। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट, निश्चेष्ट जो है ये बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की बात कर ले तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए। इसमें से हमको शुद्ध वर्तनी का शब्द, हमें क्वेश्चंस को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस को अनदेखा करने से भी हम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। अभी शुद्ध वर्तनी पूछा है आपने, शुद्ध इसमें एक अशुद्ध पूछा है, आपने शुद्ध देख पाया उसको टिक कर दिया, पता चला कि उसमें अशुद्ध पूछा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए। हमको इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनना है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्राक्कथन। ठीक, अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। हमको इसमें उत्तुंग कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी जो उत्तुंग, ये एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है। राज्यमहल ये गलत है, कोमलांगिनी ये भी गलत है, राजमहल होगा, कोमलांगी होगा, निरोग जो है ये भी गलत है, इसमें न पे बड़ी की मात्रा होगी, अच्छौहिड़ी ये एकदम सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है। निरापराध जो है ये अशुद्ध है, पुष्पांजलि सही है, भास्कर सही है, उज्ज्वल सही है, लेकिन जो आपका निरापराध है ये अशुद्ध शब्द है। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हमको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है कि अंत्याक्षरी ये गलत है, पूज्यनी ये भी गलत है, तदोपरांत ये भी गलत है, कवियत्री ये भी गलत है। यानी कैसे लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक, इसके बाद है आपका पूजनीय, तदुपरांत, तदुपरांत। ठीक, कवयित्री, ये सभी ऑप्शंस इसमें गलत दिए गए हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। हमको बताना है कि इसमें से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है। तो अत्यधिक जो है यह एकदम शुद्ध मतलब सही शब्द है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। हमको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अभी इससे पहले भी अनाधिकार हमको देखने को मिला था, तो अनधिकार होगा। ऑप्शन ए जो है ये शुद्ध वर्तनी है, अनधिकार। ठीक, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है। हमको इसमें वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, उसको निकालना है कि कौन सा इसमें से अशुद्ध है। तो आध्यात्म जो है, आध्यात्म ये अशुद्ध है। ठीक, अनुग्रहित सही है, अधीन सही है, अंतर्धान सही है, लेकिन आध्यात्म जो है ये गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। हमको ये बताना है कि इसमें से किसकी वर्तनी जो है शुद्ध दी गई है। तो द्वारका की जो शुद्ध वर्तनी शुद्ध है, बाकी शेष अशुद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमको मतलब इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही जवाब है, अधीन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। मतलब हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। अनधिकृत, ऑप्शन बी जो डी जो है इसका एकदम सही जवाब है, अनधिकृत। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की वर्तनी शुद्ध वर्तनी कौन सी है। हमको बताना है कि इसमें से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अत्यधिक इसमें से सही है। ठीक, ऑप्शन ए अत्यधिक जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, अत्याधिक नहीं लिखा जाएगा, अत्यधिक भी नहीं लिखा जाएगा, अत्याधिक भी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अत्यधिक जो है सही है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। हमको ये बताना है। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया था कि हमको अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। वांग्मय सही है, उत्कर्ष सही है, वैमनस्य सही है, लेकिन मिथिलेश कुमारी ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था क्या, मिथिलेश।
मिथिलेश नहीं, मिथिलेश कुमारी, ठीक, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी इसका अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, मतलब हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो कुमुदिनी जो है ये एकदम सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो सही शब्द का चयन कीजिए, हमको इसमें से सही शब्द का चयन करना है। परिणति, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सही शब्द का चयन करना है, ठीक। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हमको इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। विरहिणी जो है ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है, कि मतलब ये शुद्ध वर्तनी वाला है। विरहिणी कैसे लिखा जाएगा, विरहिणी, जैसे ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एग्जाम को देखते हुए हम डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। फिलहाल कुछ दिनों से हमारी तबीयत सही नहीं चल रही थी, इसलिए रेगुलर नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अभी आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी और डेली प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आप हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कीजिए, ठीक, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। महाभारत सीरीज खत्म होने वाली है, इसके बाद मतलब इसके बाद क्या, आज ही से शाम 7 बजे से आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराई जाएंगी। मतलब 150 क्वेश्चंस के डेली प्रैक्टिस सेट, वो भी अच्छे लेवल के, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।